इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिटेल डिस्कशन करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 है एमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक फोर्सेस एंड मोशन का चैप्टर है। ये सारे एमसीक्यूज़ हमारे फ्री मॉक टेस्ट सेशन के एमसीक्यूज़ है जो कि हम कंडक्ट कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ये तमाम प्रोविंसेस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और हमारे 6 टेस्ट थे और उन सारे को मैंने कंबाइन करके एक वीडियो में ये डिस्कशन डाली है। ये डिटेल डिस्कशन है, कहीं पर आपको एमसीक्यू के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसको तवज्जो से सुने, आराम से बैठे। 1 घंटे का तकरीबन ये लेक्चर है, तो पूरा देखें और बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इसके अलावा एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल कौन सी है? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, नेट फोर्स, ये एफ जो है ये नेट फोर्स है, ठीक है, इसके साथ में एक छोटा सा एन लिख दूँ। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो अपने स्टेट को मेंटेन करेगा। अगर ये वो किसी वेलोसिटी v के साथ जा रही है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूसली मूव करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। ना उसके वेलोसिटी में इंक्रीज डिक्रीज आएगी, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की एग्जांपल होगी। तो गिवन ऑप्शन में से देखते हैं। ऑप्शन ए है, अ कार इज एक्सेलरेटिंग। अब अगर कार एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है, अ बॉल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। यहाँ पर भी ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और ऑप्शन सी है, अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है और वो रेस्ट में है, तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। फोर्सेस तो है, ग्रेविटी का फोर्स भी है, नॉर्मल फोर्स भी है, लेकिन उन सब का जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो ये जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ की एक एग्जाम्पल बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्स exerted बाय अ बैट ऑन अ बॉल इज इक्वल एंड अपोजिट टू। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक बैट बॉल पर एग्जर्ट करती है तो वो किस चीज़ के इक्वल होती है? देखिए, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो बॉडीज़ जो है वो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं भी है, अगर एक बॉडी दूसरे पर फोर्स एक्ट करती है एफ, ठीक है, F1, तो दूसरी बॉडी भी उसी बॉडी पर F2 फोर्स एक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो अगर बैट बॉल पर फोर्स एक्ट करता है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बॉल बैट पर भी एग्जर्ट करेगा। और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनमें से कौन सा जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है? ए ऑप्शन को छोड़कर बी को देखते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। सी क्या है? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम यूजुअली इस तरह लिखते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इस तरह हम अक्सर इसको लिखते हैं। तो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। डी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो ए है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना ताहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ फॉर डज इट ट्रेवल इन 5 सेकंड्स। एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो, यू जो है क्या है? ज़ीरो है इसकी, 0 मीटर पर सेकंड। और उसकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा? इन 5 सेकंड्स, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में रिलेटेड हो, तो वो कौन सा है? वो है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मैं लिख दूंगा यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन हो गया।
और इस इक्वेशन में चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u यहाँ पर 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें जो कि कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो 2 से डिवाइड होकर 2 बन जाएगा। और t की स्क्वायर पुट करें 5 की स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब नेट फोर्स एक्सर्ट होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होती है फोर्स के और इन्वर्सली रिलेटेड होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। तो गिवन ऑप्शन में से देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ बाईसाइकिल ट्रेवल्स 40 मीटर इन 5 सेकेंड्स। 40 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है 5 सेकेंड्स में, एंड देन 24 मीटर इन 3 सेकेंड्स, और फिर 24 मीटर डिस्टेंस को वो कवर करता है 3 सेकेंड्स में। तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करनी है। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? पहले 40 मीटर पे 24 मीटर, तो 40 प्लस 24 कितना बन जाता है? 64 बन जाता है। और टोटल टाइम कितना लिया है? 5 सेकंड्स प्लस 3 सेकंड्स इज इक्वल टू 8। तो 64 को 8 पर डिवाइड करके आंसर किया आ जाता है 8 आ जाता है। तो 8 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करती है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? ऑप्शन ए है मस्ट हैव ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो उस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है। और वैसे भी सर्कल के केस में दो फोर्सेस तो हमेशा होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों तो हमेशा होगी सर्कुलर मोशन के केस में। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, उसकी एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी गलत है। सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ भी जा रही है तब भी उसमें एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन में हम कहते हैं कि इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। तो अब अगर चेंज या डायरेक्शन में हो या मैग्नीट्यूड में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है इज हेल्ड टू इट्स पार्ट बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी गलत है। सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं होती, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो एक तो ज़ाहिर सी बात है कि तीनों गलत है, तो ये तो ठीक ही होगा। लेकिन डिस्कस करते हैं हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये ठीक है, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड है उसकी, तो मतलब कि जो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ देन इट्स एक्सेलरेशन इज। तो बस कोई सरकाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगी, तो ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, 50 kg मास है बॉडी की, एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अंडर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स एक्ट करती है तो इस स्पीड पर वो चली जाती है। तो टाइम को फाइंड करें। देखिए फोर्स का फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए है, और एक्सेलरेशन हमें पता है कि किस चीज़ की इक्वल है, वी बाई टी के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम वी बाई टी। अब यहाँ से टाइम के लिए सॉल्व करें तो टाइम इक्वल हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो अब इसमें से एम की वैल्यू भी पुट करें, वी की वैल्यू भी पुट करें, फोर्स की वैल्यू भी पुट करें, तो जो आंसर आ जाएगा वो तकरीबन बल्कि तकरीबन को छोड़कर इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, कौन सा मुश्किल काम है। मास की जगह पर 50 को पुट करें, मल्टीप्लाई बाय 20 पुट करें, वेलोसिटी की जगह डिवाइड बाय फोर्स 100 को पुट करें, तो 50 यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और 2 20 के साथ ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। लेकिन यहाँ पर मुझसे एक कोई चीज़ टच हो गई जो कि वीडियो को डिस्टर्ब कर रही है, बट इन हाउ विल स्टॉप इट। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 10 सेकंड हमारा आंसर आएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगला क्वेश्चन है, अ रॉकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई ब्रिज एट द एंड ऑफ 3 सेकंड्स ऑफ फ्री फॉल
द स्पीड ऑफ द रॉकेट इन मीटर पर सेकंड विल बी। एक रॉकेट है या कोई भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल मोशन कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने स्पीड को फाइंड करनी है, फाइनल स्पीड को, इनिशियल स्पीड इसकी ज़ीरो है, तो वो सिंपली इक्वल होती है, हमें पता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अगर वी आई यहाँ पर ज़ीरो है तो फाइनल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू 80। एक्सेलरेशन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। अब टाइम कितना है, 3 सेकंड्स है, और एक्सेलरेशन क्या है, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितनी होती है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, पर्सन थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाइल सेटिंग इन अ बस मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द स्टोन विल फॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर मैं एक अलग लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि इसमें डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। एक पर्सन जो है स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, एक बस में बैठा है और बस जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब है कि स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इस मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो, और जो वो स्टोन है तो वो इसके हैंड में ही आएगा। इसके बाकी भी कैसे बन सकते हैं इंशाल्लाह इस पर मैं एक डिटेल लेक्चर अपलोड करूँगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्स अप्लाइड एट राइट एंगल टू एन ऑब्जेक्ट विल कंपेल इट टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ऑप्शन डी करेक्ट है। जब भी किसी बॉडी पर 90 डिग्री एंगल पर, ये अगर एक बॉडी यहाँ पर जा रही है और इस पर यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे 90 डिग्री पर, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। और रिमेंबर 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 कि इसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी पहले से मोशन में हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर चाहे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगी। तो ये कंडीशन है कि बॉडी पहले से मोशन में हो। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन किस चीज़ का इक्वल है। तो F इज़ इक्वल टू एम ए है ना, F इज़ इक्वल टू एम ए। मास की यूनिट क्या है, kg है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज़ इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ से है, और वो ये है कि एक्सेलरेशन जब बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो वो हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होती है। उस पर 2-3 फोर्सेस अगर एक्ट करती है तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। क्वेश्चन 16 है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगी कि जो रॉकेट होगी वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर जाती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में हम डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है। वो जब एक बॉडी अपवर्ड जा रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और अगर एक बॉडी किसी हाइट से नीचे गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, सिर्फ काइनेटिक नहीं होती, या ऑल ऑफ दीज ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग इज पॉसिबल बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो आपको पता होगा, एक्शन रिएक्शन है। आई डोंट थिंक इसकी की एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, शेप ऑफ द पाथ विल बी। देखिए जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी किस केस में इक्वल होती, जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। अगर इसका रेशो पूछा जाए तो इसका रेशो 1 के इक्वल होती है इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 19, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बहुत इजी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह। अ मैन इन अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज 0। जब भी रिलेटिव स्पीड मतलब ज़ीरो है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी ज़ीरो है, या दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, मैन भी 36 किलोमीटर पर आवर, कार भी, तो दोनों की स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट से ज़ीरो होगी। अगर बाहर से कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट से उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आर होगी। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स द फॉलोइंग इज कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में कौन सी क्वांटिटी या ऑप्शन में से कौन सी चीज़ कंजर्व होती है। देखिए
बात तो सिंपल है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। लेकिन एग्ज़ाम में या टेस्ट में या ये जो एमसीक्यू है ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। इसके ऑप्शन को आपने गौर से देखना होता है, हर एक ऑप्शन को आपने रीड करना होता है, तो उसमें कुछ टेक्निकलिटी होती है जो कि आप लोगों ने गौर करना है। ऑप्शन ए है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। क्या हर एक पार्टिकल की स्पीड कंजर्व होगी? नो। ठीक है, क्योंकि ईच पार्टिकल की बात नहीं हो रही। जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारा मकसद कंजर्वेशन इन सिस्टम होता है। सिस्टम अगर दो बॉडीज़ हैं तो दोनों बॉडीज़ को कलेक्टिवली हम कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, ईच पार्टिकल की नहीं होगी। ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है कि जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम सिस्टम की बात करते, किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करते। तो ये आपने ऑप्शंस को गौर से देखना होता है, वरना बाकी तो सिंपल सी बात थी कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शेल इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट मतलब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो ज़ीरो है। एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मास, देन द टू पीसेस वेल। अगर वो दो पीसेस में एक्सप्लोड हो जाता है या डिवाइड हो जाते हैं और दोनों की मासेस इक्वल है, ठीक है, ये इनिशियली एट रेस्ट है। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इन दोनों पीसेस के लिए? देखिए, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होगी। अब फाइनल मोमेंटम ज़ीरो एक ही केस में पॉसिबल है और वो ये है कि अगर एक पीस की मोमेंटम p है प्लस p है तो दूसरे पीस की जो मोमेंटम है वो माइनस p है। ठीक है, तो नेट मोमेंटम ज़ीरो होगी। इसी एक केस पॉसिबल है, मासेस दोनों की इक्वल है तो दोनों के वेलोसिटीज़ भी इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शंस होंगे। तो दोनों जो पीसेस हैं दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन डी को देखें तो उस केस में एक की मोमेंटम p बन जाएगी, दूसरी की मोमेंटम माइनस p और नेट मोमेंटम इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली। अगेन इलास्टिक कोलिजन के बारे में कहते हैं कि क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एलोन इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती है लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, ये भी गलत है क्योंकि दोनों कंजर्व होते, एक नहीं होता। बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दोनों कंजर्व होती है। तो ऑप्शंस को आपने ज़रूर गौर से देखना होगा। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m है, मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी वेल बी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फार्मूला पूछते हैं तो ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है p² डिवाइड बाई 2m। p मोमेंटम है और m जो है मास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, इस पर डायमेंशंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस पर रिलेशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए और इस वजह से मैंने टेस्ट में भी इंक्लूड किया है। क्वेश्चन 5 है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कहते हैं ना कि इट इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होती है। और फोर्स के लिए हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू ma, तो सिंपल मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमें फोर्स मिल जाएगी। मास 2 kg है, एक्सेलरेशन 20 है, तो 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगी। रिमेंबर ये चेंज इन मोमेंटम है, ओनली मोमेंटम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दोज ऑफ। इम्पल्स के डायमेंशंस किस चीज़ के इक्वल है? तो फोर्स गिवन है, एंगुलर मोमेंटम गिवन है, प्रेशर गिवन है और नन ऑफ दीज गिवन है। इम्पल्स किस चीज़ के इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है ना। फोर्स क्या है? न्यूटन है, तो न्यूटन सेकंड है। ठीक है, न्यूटन सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? तो गिवन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। ये जो है लीनियर मोमेंटम का यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। लीनियर मोमेंटम का यूनिट किस तरह है? लेट्स डिस्कस इट। वो इस तरह है कि लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकंड न्यूटन, ये बन जाता है। ठीक है, और इम्पल्स का क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो एक सेकंड के साथ कैंसिल,
वही केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इतनी मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू। देखिए वही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन कितनी टेक्निकलिटी लाते हैं इन क्वेश्चन में, इसको ज़रा गौर से देखिए, यही एग्जाम में होता है। चेंज इन मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, पता है कि वो फोर्स के इक्वल होती है, लेकिन अगर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होती है। तो हमें पता है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर अंडर ग्रेविटी जो फोर्स एक्ट करती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको वेट कहते हैं। तो ये वेट के इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा करेक्ट आंसर है, और इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, कांस्टेंट नहीं एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन को इंक्रीज करने के लिए एक नेट फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो फोर्स भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या वो इफेक्ट ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करती है? यस, एक्सप्लेन तो करती है इन अ सेंस, बट इन गिवन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ज़्यादा सूटेबल आंसर वो ऑप्शन डी है, एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। थर्ड लॉ ये एक्सप्लेन करती है कि, सॉरी, इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं एक्सप्लेन करती, इफेक्ट ऑफ फोर्स सेकंड लॉ एक्सप्लेन करती है कि जब फोर्स एक्सर्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये गलत ऑप्शन है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स भी नहीं करती, और एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस भी नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। थर्ड लॉ ये कहती है कि अगर एक फोर्स एग्जिस्ट करती है नेचर में तो उसका एक इक्वल और अपोजिट फोर्स भी होगी। तो हमेशा फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग राइट नाउ तो कमेंट में बताएं कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन थर्ड लॉ की लिमिटेशन क्या है, वो कौन सी फोर्सेस है, इसकी लिमिट मुझे बताएं, वो कौन सी फोर्सेस है जो कि थर्ड लॉ से एक्सप्लेन नहीं होती, थर्ड लॉ को ओबे नहीं करती, न्यूटन थर्ड लॉ को, वो कौन सी फोर्सेस है? टेल मी इन द कमेंट्स। अगर आपको नहीं आता तब भी बताएं, आई विल सेंड यू इन रिप्लाई। नेक्स्ट है, a man throws a ball vertically upward in a compartment of an accelerated train, the ball will fall। तीन केसेस है, एक बंदा है वो ट्रेन के अंदर या किसी भी गाड़ी के अंदर बैठा है और वो बाल को या किसी भी कॉइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता है वर्टिकली, तो अगरचे जो ट्रेन है या जो भी गाड़ी है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो उसके हैंड में गिरेगा। अगर उसकी वो एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, तो बाल जो है वो बिहाइंड द मैन गिरेगा, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है, तो वो उस मैन से आगे इन फ्रंट ऑफ हैम गिरेगा। इस पर मैं एक डिटेल लेक्चर आप लोगों को दूंगा कि ये क्यों ऐसा होता है। फिलहाल सिर्फ ये याद रखिए कि एक्सेलरेटेड ट्रेन है तो ये इसके बिहाइंड गिरेगा, इस पर हम डिटेल लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। A man throws a ball vertically upward in a compartment of a decelerated train। अगर decelerated है तो वो इसके फ्रंट में गिरेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट। देखिए जब भी हम बात करें कि दो मासेस हम कंटेक्ट में प्लेस करते हैं तो वो एक्ट करता है इज अ सिंगल मास सिस्टम, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों इन कंटेक्ट है और इस तरह कंटेक्ट में है कि मतलब बिल्कुल ग्लू से जिस तरह एक ऑब्जेक्ट वो नज़र आते हैं ना, तो किसी ग्लू से चिपके हुए हैं बिल्कुल, तो वो एक्ट करते इज़ अ वन मास सिस्टम। तो उस केस में हम टोटल मास को काउंट करेंगे, एक 1 kg है एक 3 kg है, तो दोनों की मास इक्वल टू 4 kg हो जाएगी। अब क्या कहते हैं, एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास विल बी। और दोनों की एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगी, सेम एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन को हम न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड करते हैं। एफ इज़ इक्वल टू एम ए है और ए इज़ इक्वल टू एफ बाय एम है। तो फोर्स कितना है, 40 न्यूटन है, और दोनों की मास कितनी है, 4 है। कंबाइंड मास हम लेंगे, रिमेंबर क्या लेंगे हम, कंबाइंड मास लेंगे। इसमें कम्प्लेक्स सिचुएशन भी बन जाती है, उस पर हम अलग से देखेंगे। तो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनाब, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी
सेवरल इफ़ेक्ट्स आर पॉसिबल। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स पॉसिबल है। इनमें से कौन से इफ़ेक्ट पॉसिबल नहीं है? बॉडी स्पीड अप, यस पॉसिबल है कि फ़ोर्स की वजह से बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो जाए। ऑप्शन बी है द बॉडी रोटेट्स, ये भी पॉसिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। ऑप्शन सी है द बॉडी चेंजेस डायरेक्शन, ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन डी मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्स की वजह से ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये बात कभी भी नहीं हो सकती, नेवर पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की यूनिट है न्यूटन सेकंड, यस। तो यहाँ पर क्यों गिवन नहीं है इम्पल्स? लीनियर मोमेंटम की भी यूनिट है, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों की यूनिट सेम है। अगला क्वेश्चन है लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो विच वन हैज द ग्रेटर मोमेंटम? देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी? P इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है दोनों की, एक की मास ज़्यादा है, हैवी है, और एक की मास कम है, वो लाइट है, तो मोमेंटम किसकी ज़्यादा होगी? तो देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम किस चीज़ का प्रोपोर्शनल हो जाता है? अंडर रूट ऑफ मास, क्योंकि टू भी कांस्टेंट है। तो जिसकी मास ज़्यादा उसकी मोमेंटम ज़्यादा, जिसकी मास कम उसकी मोमेंटम कम, तो हैवी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम ग्रेटर होगी। क्वेश्चन 16 है इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी, नहीं एनर्जी लॉस नहीं होती, सिस्टम की गेन भी नहीं होती, रिलेशन तो ज़रूर है। और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, नो गेन नो लॉस। ना तो एनर्जी गेन करता है सिस्टम, होल सिस्टम की हम बात करें इलास्टिक कोलिजन में, ना वो लॉस करती है, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है। क्वेश्चन 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट भी है। When two bodies move toward each other with constant speeds, the distance between them decreases at the rate of 6 मीटर पर सेकेंड। दो बॉडीज है और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो दोनों का है, रिलेटिव वेलोसिटी वो 6 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अब अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएं, एक ही डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो फिर इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ये इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब इनकी स्पीड्स क्या होगी? दोनों की स्पीड्स मुझे बताए। देखिए फार्मूला की तरफ नहीं जाते, सिंपल सी बात करते हैं। जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जाती हो तो उनकी स्पीड जो है वो माइनस होती है, एड होती है V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 का रिजल्ट क्या है? 6 मीटर पर सेकंड है। तो गिवन ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढे, अगर हम उनको दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर 6 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, और अगर हम उनको माइनस करें तो आंसर 4 मीटर, मतलब 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए को देखे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यही शॉर्ट ट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग westwards with velocity with speed v collides with an identical particle moving northwards with speed v, if they stack together after the collision what is their common speed after the collision? देखिए एक पार्टिकल है जो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, वाई के डायरेक्शन में, और दूसरा पार्टिकल है वो वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और दोनों की स्पीड क्या है? दोनों की स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है। अब अगर ये कोलिजन करे और कोलिजन के बाद क्या हो जाए, दोनों में स्टेक हो जाए एक दूसरे के साथ, तो व्हाट इज़ देयर कॉमन स्पीड आफ्टर द कोलिजन? ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है लेकिन मैं इसको इग्नोर करता हूँ, इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ आंसर बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, V/√2 ये इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है? वेल डिस्कस इट। क्वेश्चन 19 है इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आर इक्वल, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर है तो वहाँ पर क्या होता है? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब अगर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो दूसरी की ज़्यादा होगी, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। मास में तो चेंज आती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है कि दोनों की स्पीड भी कंजर्व होगी, बिफोर और आफ्टर जो वेलोसिटी है वो इक्वल होगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, रिमेंबर रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अगर एक की इंक्रीज हो गई तो दूसरे की उतनी अमाउंट डिक्रीज होगी, लेकिन कंबाइनली ये इक्वल होंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का,
और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ टू कार्स आर मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अभी बता दिया अगर दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की जो स्पीड्स है या वेलोसिटीज़ है वो ऐड होंगे, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड 5 और 10 इज इक्वल टू व्हाट 15 मीटर पर सेकंड, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी 15 मीटर पर सेकंड। अ फाइटर प्लेन इज चेजिंग अनदर प्लेन व्हेन इट ओपन्स फायर इट्स स्पीड वेल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम और इट स्टॉप्स। एक फाइटर प्लेन है, मैं तो उसकी डायग्राम नहीं बना सकता, लेकिन चलो ये सपोज करता हूँ ये एक प्लेन है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये किसी दूसरे प्लेन को चेज कर रहा है, ठीक है, ये भी आगे जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है जब उसको चेज़ कर रहा है तो जब ये वाला प्लेन जो पीछे है ये फायर को ओपन करता है इस प्लेन के ऊपर तो इसकी स्पीड पर क्या इफ़ेक्ट होगी। देखिए इसका कंसेप्ट वो न्यूटन थर्ड लॉ से है, ये वैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में डाला हुआ है। जब ये फायर ओपन करेगा मतलब किसी मिसाइल को जब ये फेंकेगा आगे की डायरेक्शन में तो इसका एक्शन होगा, जो एक्शन फोर्स होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस प्लेन पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट होगी जिसकी वजह से इसकी नेट स्पीड डिक्रीज़ होगी। तो अगर आगे ये फायर करते हैं, आगे की तरफ फायर करते हैं, यहाँ से आपको शायद क्वेश्चन में दूसरा प्लेन ना दे, आपको ये बोले कि एक प्लेन है फाइटर प्लेन है और वो आगे की तरफ फायर को ओपन करता है तो उसकी स्पीड को क्या होगा, तो वो डिक्रीज़ होगा। और अगर ये पीछे की तरफ करता है फायर को ओपन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, तो उस केस में इसका एक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसका जो स्पीड होगा वो इंक्रीज होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह है कि अ फाइटर प्लेन इज चेज्ड बाय अनदर प्लेन। अब ये एक प्लेन है ना, ये इसको चेज कर रहा है, ये दूसरे को चेज कर रहा है, ये वाला चेज हो रहा है, ये वाला जो सेकंड वाला है। जब ये फायर ओपन करेगा तो जाहिर सी बात है ये पीछे की तरफ फायर को ओपन करेगा तो इस पर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो आगे की तरफ होगा और इसका स्पीड इंक्रीज होगा। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन का कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। ये बिल्कुल फिक्स्ड कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जब 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट की इक्वल होती है तो उसके लिए थीटा इक्वल होता है 45 डिग्रीज, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। और समटाइम्स इसमें थीटा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन होती, आपसे पूछा जाता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। ये याद रखिए, मेरे पास लिखने की जगह ख़त्म हो गई। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्रोजेक्टेड बाय एन एंगल 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्री जब वो एंगल है कि अगर आप इस पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करे तो वो मैक्सिमम रेंज को ऑब्टेन करेगी। अब टेक्निकल क्वेश्चन ये नेक्स्ट वाला है, ये है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नॉट एक्सीड देन डैश टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। देखिए जो मैक्सिमम रेंज है प्रोजेक्टाइल का वो हाइट के मैक्सिमम कितने टाइम्स पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कब होती है, जब एंगल 45 डिग्रीज होती है, तो 45 डिग्रीज पर वो मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स इक्वल होती है। अब एंगल अगर 45 से कम हो या ज़्यादा हो तो रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स से कम होगी, हमेशा कम होगी, ठीक है। तो 4 टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें जो मैंने टेस्ट में जो ऑप्शन दिए थे इस क्वेश्चन के, तो वो ऑप्शन गलत थे, ठीक है, मैंने डिग्रीज़ में दिए थे, एंगल के ऑप्शंस दिए थे, तो इसकी करेक्शन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड if it is projected at an angle of 60 degree then what will be its horizontal component of velocity after 3 seconds। देखिए चाहे एंगल कुछ भी हो चाहे टाइम कुछ भी हो, आपसे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट ये है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vx होती है ये थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होती है, जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है वही थ्रू आउट द जर्नी भी होती है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 500 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरह फाइंड आउट होता है, इसका फार्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx इक्वल होता है V0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं उसका कॉस थीटा ले लें। यहाँ पर 60 डिग्री है तो कॉस 60 इज इक्वल टू व्हाट 1/2,
तो ये इनिशियल वेलोसिटी के हाफ की इक्वल हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 500 है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 250 मीटर पर सेकंड होगी, और ये थ्रू आउट द जर्नी होगी। ये हर एक पॉइंट पर, हर एक सेकंड पर 250 मीटर पर सेकंड होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ 200 मीटर, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो अगर हमें हाइट फाइंड करना है तो हमें मैक्सिमम रेंज को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट 200 मीटर है, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 50 मीटर, हमारा करेक्ट आंसर। अगला है कि इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल, तो रेंज पर क्या इफेक्ट होगी। हमें पता है कि रेंज इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, वी आई का स्क्वायर, अगर एंगल सेम हो, एंगल चेंज ना हो, ये यहाँ पर कंडीशन है। तो इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल हो तो मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से पूछा जाता है। अ पार्टिकल ए इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज़ थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम हाइट, द करेक्ट आंसर इज। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है डायरेक्टली वर्टिकली, और एक जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ, किसी भी स्पीड के साथ हमने थ्रो किया है, तो ग्राउंड को कौन फर्स्ट हिट करेगा। रिमेंबर, दोनों एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली दोनों ग्राउंड को हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का ताल्लुक है। और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की जो है वो सेम रेट से डिक्रीज होगी। एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो कि जी होती है, स्मॉल जी। Next, a stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following a parabolic path. क्यों? क्योंकि जब वो एक मूविंग ट्रेन से उसको फेंकता है बाहर की तरफ, तो उसको एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है, और उस इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है और वर्टिकल भी मूव करती है। ओवरऑल इसकी जो पाथ है वो पैराबोलिक बन जाती है, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी बट इट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एक ही एंगल वो 45 माइनस थीटा है, एक ही 45 प्लस थीटा है। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 90 डिग्री। और वो दो एंगल्स जिनकी समेशन, जिनकी जो सम है, एडिशन है, वो 90 डिग्री हो, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम होगी। और सेम रेंजेस का मतलब है कि 1:1, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं। Question number 12. A ball is projected with velocity 10 meter per second at angle of 30 degree with the horizontal surface. The maximum height attained by the projectile is. Maximum height हमसे मांग रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है। मैक्सिमम हाइट को अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखे तो दैट इज़ इक्वल टू वी वाई, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये इसका फार्मूला है। तो वह सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें, मतलब इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, वी आई साइन 30, और साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है 10 मीटर पर सेकंड का, वो 5 मीटर पर सेकंड। चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यार। साइन 30 किस चीज़ के इक्वल है, 1/2, और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। अब इसको फार्मूला में पुट करें, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ 5 का, दैट इज़ 25, और 2g इज़ इक्वल टू 20। तो 25 डिवाइड बाई 20 इज़ इक्वल टू 1.25। 1.25 ये इसका आंसर है, 1.25 मीटर, जो कि गिवन ऑप्शन में से नहीं है। ये ऑप्शन सारे गलत है, तो आप करेक्ट आंसर को याद रखिए और फार्मूला आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, वही क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 30 डिग्री एंगल है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो अभी हमने इसकी वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड की, जो कि 5 मीटर पर सेकंड है वर्टिकल कंपोनेंट, और हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है हमसे कि कितने टाइम में जो है ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, टाइम इज़ इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। अगर हम इसको एक्सेलरेशन के फार्मूला से निकालें, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है 5 है, एक्सेलरेशन क्या है 10 है, तो टाइम कितना बन जाएगा एक फ्लाइट के लिए, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट को अटेन करने तक जो इसका टाइम है दैट इज़ 0.5 सेकंड्स, ठीक है। और ये वापस भी इतना टाइम कवर करेगा, तो दोनों को ऐड करें, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ओवरऑल इसका जो टाइमिंग होगा दैट विल बी 1 सेकेंड।
तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी है 4i + 3j। इसका मतलब है i का मतलब है x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, j का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी क्या है 4 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या है 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आई होप ये वेक्टर फॉर्म में आपको समझ आती है। तो अब इसकी मैक्सिमम हाइट को हमने फाइंड करनी है। फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो वर्टिकल वेलोसिटी 3 है, इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2g 20। तो 9/20 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी 0.45। क्वेश्चन 15 द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज 0, ठीक है, क्योंकि एक की भी एक्सेलरेशन g है, दूसरे की भी एक्सेलरेशन g है और दोनों की डायरेक्शंस भी सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0। अगला क्वेश्चन है द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, ठीक है। ये सब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती नियर अर्थ और इक्वल टू जी होती है। क्वेश्चन 17 इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट करिस्पॉन्ड्स टू, मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 होती है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इक्वल टू 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम होती है क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, mgh है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन 18 वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, नहीं फॉल्स। क्यों? इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में दो बातें याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट ये 2 डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। दूसरी बात इसके लिए याद रखिए कि इसमें सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करे और देट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स आ जाए तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। 2 डायमेंशनल मोशन ना हो तो वो भी प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। अब ये सिर्फ 1 डायमेंशन में होता है ना, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, वो सिर्फ वाई कंपोनेंट में या वाई वेक्टर के अलोंग होती है, तो इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा था? 18 था। यहाँ पर क्वेश्चन 19 है और द मोशन ऑफ रॉकेट इनटू स्पेस इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि रॉकेट में जो गैसेस होते हैं, जो इंजन आप सपोज कर ले जो होता है, तो वो उसकी फोर्स होती है, सिर्फ ग्रेविटी की नहीं होती, तो इस वजह से ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। क्वेश्चन 20 पता नहीं क्यों मिसिंग है, मैंने तो शायद लिखा था स्लाइड पर, लेकिन वो इस तरह था कि जो फ्लाइंग बर्ड है, जो परिंदों की मोशन है, क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन है? तो नहीं, वो भी नहीं है क्योंकि वो भी सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मोशन नहीं करती बल्कि खुद अपनी फोर्स अप्लाई करती है, तो ये भी ट्रू नहीं था, ये भी फॉल्स था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, ये 2 दफ़ा लिखा गया है बट ये एक है, ठीक है। कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी क्या वो ज़ीरो हो सकती है मूविंग बॉडी के लिए? रिमेंबर एक बॉडी मोशन में है, अगर रेस्ट पे हो तो ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो है। ऑप्शन बी है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो। तो कौन सा इसमें से ट्रू है? दोनों ट्रू है या कोई भी ट्रू नहीं है? देखिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है फॉर अ फुल सर्कल। इस तरह एक बॉडी अगर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करे, किसी कोई डिस्टेंस कवर करे और वापस वो यहाँ पर आ जाए तो वो ज़ीरो हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है। डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती मूविंग बॉडी के लिए। एक बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में हो, वो सर्कल में हो, वो हेलिकल पाथ हो, वो किसी भी पाथ में मूव करे उसकी डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ओनली डिस्प्लेसमेंट वो ज़ीरो पॉसिबल है इन सर्टेन केसेस। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन बी स्मॉलर देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस जो है एक मूविंग बॉडी के लिए वो डिस्प्लेसमेंट से स्मॉलर हो सकती है? तो द आंसर इज नो। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से स्मॉलर नहीं हो सकती। जो एस है ना डिस्टेंस, ये कभी भी स्मॉलर नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो तो दोनों इक्वल होते हैं। इसके अलावा जो है एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो सकती है, तो इनका जो रेशो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। तो ग्रेटर देन 1 होने या इक्वल का मतलब है कि ये स्मॉलर कभी नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट से, तो इट इज़ फॉल्स।
अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये अब पॉइंट्स दिए गए हैं हमें एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, टू डायमेंशनल प्लेन में एक एक्स, चलो इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। तो अगर कोई भी पॉइंट हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसको कह लिखते एक्स वाई, एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते, एक उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते। तो हमें दो पॉइंट्स गिवन है, दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमसे डिस्प्लेसमेंट मांगा गया है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होती है। अगर ये एक पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो चलो पी क्यू है, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करूँगा, सिंपल इज़ दैट। मतलब यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है एक्स टू, उससे एक्स वन को माइनस करूँगा और जो वाई टू है उससे वाई वन को माइनस करूँगा, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और एक्स कंपोनेंट के साथ हम यूनिट वेक्टर आई लगाते हैं, वाई कंपोनेंट के साथ हम यूनिट वेक्टर जे लगाते हैं। तो दिस इज़ वेरी ईजी। चलो इसको कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स टू क्या है, 4 है, और एक्स वन क्या है, 2 है। तो 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2, तो 2i बन जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा दरमियान में। और यहाँ पर y2 क्या है, 7 है, और यहाँ पर y2 क्या है, 3 है। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, और 4j आ जाएगा, 2i प्लस 4j। दिस इज ऑप्शन बी। तो कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो x2 से x1 को माइनस करें और y2 से y1 को माइनस करें। अगला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 3i प्लस 5j। ये डिस्प्लेसमेंट है। देन द डिस्टेंस कवर्ड विल बी। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, देखिए हम कहते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। और फिर हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो दैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब अगर इससे हम डायरेक्शन की बात निकालें तो वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। अब मैग्नीट्यूड को हम क्या कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर एक्स कंपोनेंट क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस वाई कंपोनेंट क्या है, 5 है, और 5 का स्क्वायर 25। तो 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34, और अंडर रूट 34 क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 34, ऑप्शन सी, अंडर रूट 34। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और हमें पता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो ये आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। ये सारे एमसीक्यूज़ का मकसद ये है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ज़ाहिर सी बात है एग्जाम में तो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 5 है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी मूव थ्रू अ फुल सर्कल। फुल सर्कल के लिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो। तो देखें फुल सर्कल में डिस्टेंस किस चीज़ के इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पर डिवाइड कर दें तो ये रेशो किस चीज़ की इक्वल होगी, एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये आपको पता है, एनी एक्स डिवाइड बाय ज़ीरो गिव्स अस व्हाट, इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट होगी। अब इसका एक और वर्जन भी है इस क्वेश्चन का, एंड दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ बॉडी मूव थ्रू अ सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है सर्कुलर मोशन में, जीरो होती है। डिस्टेंस कितना होती है, 2πr होता है। तो जीरो किसी भी चीज़ पर अगर हम डिवाइड करें द आंसर इज ज़ीरो। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ बॉडी मूव थ्रू अ फुल सर्कल इज। ये तो शायद अभी हमने कर भी दिया। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी मूव थ्रू अ फुल सर्कल, ये रिपीटेशन हो गई या पता नहीं क्या हो गई, इसकी इनफाइनाइट आंसर है। आई विल चेक इट, कोई क्वेश्चन शायद मिस हो गई। फॉर अ सेमी सर्कल द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो इज ऑलवेज। सेमी सर्कल के लिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो ऑलवेज क्या होती है, देखिए सेमी सर्कल में डिस्टेंस कवर्ड किस चीज़ के इक्वल होता है, πr के इक्वल होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो इक्वल होता है 2r के। तो आर आर के साथ कैंसिल, और द रेशो इज इक्वल टू π/2। ये हमेशा हमेशा π/2 होगी, चाहे सर्कल की रेडियस कितनी हो, चाहे स्पीड कितनी हो, चाहे छोटी सर्कल हो बड़ी सर्कल हो, ये रेशो हमेशा π/2 के इक्वल होगी। ये एक फिक्स्ड है, ठीक है। और फिक्स्ड है तो पाई ऊपर वाली जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर है, नीचे वाली स्मॉलर है। तो ग्रेटर को अगर हम स्मॉलर पर डिवाइड करें हमेशा ये रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन 1।
तो ये रेशो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। एंड रिमेंबर दिस इज फॉर सेमी सर्कल ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। रिमेंबर एरिया हमें क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल कंप्लीट्स 3 फुल रिवॉल्यूशंस एंड 1 हाफ, द डिस्टेंस कवर्ड इज। फुल रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एक रिवॉल्यूशन में। अब अगर 2 रिवॉल्यूशंस हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अब अगर 3 रिवॉल्यूशंस हो कंप्लीट तो 3 से मल्टीप्लाई करें। तो कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशंस के लिए 3 से मल्टीप्लाई करके 6 पाई आर हो जाएगा प्लस 1 हाफ, और हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? पाई आर। तो दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है दैट इज 7 पाई आर। तो हमारा आंसर होगा डी। ये जो क्वेश्चन मिसिंग था, क्वेश्चन नंबर 6 था शायद या 7 था, तो वो इस तरह से था कि द ग्रेडियंट ऑफ जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? तो दैट इज स्पीड। ठीक है, ग्रेडियंट और स्लोप का मतलब सेम होता है। इसको इंक्लूड करने का मतलब ये था कि स्लोप को ग्रेडियंट बी कहते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप इक्वल टू स्पीड होता है और इसको दूसरा नाम ग्रेडियंट बी है। तो वो ये वाला। 3 प्रोजेक्टाइल्स ए बी सी are thrown at 45 degree, 60 degree and 75 degree respectively. एक प्रोजेक्टाइल ए है जिसको हमने 45 डिग्री पर थ्रो किया, बी जो है वो 60 डिग्री पर, और सी प्रोजेक्टाइल को हमने 75 डिग्री पर थ्रो किया है। ठीक है, अब द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम हाइट अचीव्ड वुड बी। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल सबसे मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, मतलब उसकी हाइट सबसे मैक्सिमम होगी, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी होगी और तीसरे नंबर पर कौन सी होगी। देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट सबसे मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होती है। ठीक है, लेकिन वो तो हम प्रोजेक्टाइल कंसिडर भी नहीं करते, लेकिन इसकी हाइट सबसे मैक्सिमम होती है। अब जब इक्वल टू 90 नहीं है, ये जो सारे वैल्यूज़ है ये 90 से कम है, तो इस केस में सबसे मैक्सिमम हाइट उस प्रोजेक्टाइल की होगी जिसकी एंगल 90 के करीब होगी, जो सबसे ज़्यादा 90 के क्लोज होगी, चाहे वो मतलब स्मॉलर साइड से हो, 80 75 इस साइड से हो या ग्रेटर साइड से हो, किसी भी साइड से हो, लेकिन 90 और उसका डिफरेंस सबसे कम हो, जो सबसे करीब हो, क्लोजेस्ट हो टू 90, वहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी। तो इनमें से सबसे क्लोजेस्ट कौन है? 75 है, सी है, फिर बी है, फिर ए है। तो सी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि two projectiles are thrown at 15 degree and 45 degree respectively. The ratio of their horizontal ranges will be. हॉरिजेंटल रेंज की रेशो क्या होगी? और रिमेंबर यहाँ पर सिर्फ एंगल गिवन है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ थीटा का डिफरेंस है। तो रेशो को हम किस तरह फाइंड करते हैं? हमें पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी, तो रेंज जो है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है? रेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है? साइन 2 थीटा के प्रोपोर्शनल है। आई डोंट रिमेंबर स्क्वायर है या नहीं, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा रेशो के क्वेश्चन में। ठीक है, अब साइन 2 थीटा में सबसे पहले वाले को पुट करें, थीटा 15 डिग्री अगर हम पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 30, साइन 30 बन जाएगा। और साइन 30 किस चीज़ का इक्वल है? साइन 30 इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, रेशो आ जाएगा। और 45 डिग्री अगर हम पुट करें यहाँ पर थीटा में, तो 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, व्हाट वी विल गेट 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 1/2 एंड 1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1:2, ये 1:2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 डिवाइड बाई 2 1 इस तरह होता है, 1/2 डिवाइड बाई 1, तो ये इक्वल होता है 1:2 के। तो आंसर इज सी, 1:2। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रोजेक्टाइल्स ए बी सी आर थ्रोन इन 35, 60 एंड 75 रिस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। अब यहाँ पर हॉरिजेंटल रेंज पूछता है कि किसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए, सबसे मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कब होती है? जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होती है, तो आपको पता है। तो अब अगर 45 के अलावा वैल्यूज़ हो तो उसकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी जो 45 के क्लोजेस्ट होगी। ठीक है, और अगर इसके इन्वर्स क्वेश्चन पूछा जाए
कि सबसे कम किसकी होगी, मतलब मिनिमम आर्डर पूछा जाए तो फिर उसकी सबसे मिनिमम होगी जो 45 से जिसका वैल्यू सबसे फार हो, दूर हो जो 45 से, ठीक है। तो गिवन ऑप्शन में से ए सबसे क्लोजेस्ट है, फिर बी है और फिर सी है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, ऑप्शन ए। और अगर मिनिमम हो तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट 76 डिग्री। याद रखिए ये वैल्यू 76 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों इक्वल होंगे, ये 76 डिग्री पर होंगे। ये क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्टाइल हैज़ फुल टाइम अप्लाइड 6 सेकंड्स, द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज। अगर फुल फ्लाइट के लिए टाइम 6 सेकंड्स है तो हाफ जर्नी के लिए कितनी होगी, 3 सेकंड्स। मैक्सिमम हाइट का पूछे तो मैक्सिमम हाइट कब रीच होता है, जब हाफ जर्नी होती है ना। ये अगर प्रोजेक्टाइल है तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये कितनी जर्नी होती है, हाफ। तो फुल टाइम 6 सेकंड्स, हाफ इसकी 3 सेकंड्स बन जाएगी, बहुत ही ईजी। अगला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन वर्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट हाफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। फर्स्ट हाफ ट्रेजेक्ट्री के लिए देखिए ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है, वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर मेंशन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में होगी, वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड वाई एक्सिस में होती है या अपवर्ड होती है, और एक्सेलरेशन तो हमेशा थ्रू आउट द जर्नी डाउनवर्ड होगी। तो दोनों की जो एंगल बनता है इनके बिटवीन दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए, ठीक है। सेकंड हाफ जर्नी के लिए वर्टिकल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, वो डाउनवर्ड हो जाती है वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो सेकंड हाफ जर्नी के लिए इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा दैट इज़ 0 डिग्री। और ये हमारा है अगला वाला क्वेश्चन, द आंसर इज 0 डिग्री, ठीक है। द एंगल बिटवीन वर्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द लास्ट हाफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0 डिग्री, ठीक है। या 180 और 0 की बजाय ऑप्शन में से पैरेलल और एंटी पैरेलल भी आ सकता है, तो आप लोगों ने याद रखना है, कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी 2i + 5j है। 2i + 5j का क्या मतलब है कि 2 यूनिट्स जो है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और 5 यूनिट जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है। लेकिन ये कौन से पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर है, जिस पॉइंट पर थ्रो करते हैं हम। तो जिस पॉइंट पर लैंड करेगा ये प्रोजेक्टाइल उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, तो ये जो फर्स्ट 2i है ना ये तो 2i ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट भी मतलब बिल्कुल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग इस पर इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो 5j की बजाय वो -5j बन जाएगा। द आंसर इज 2i - 5j, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल ए ऑफ मास m इज एट रेस्ट, another particle b with the same mass moving with velocity v collides elastically। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन होती है। एक पार्टिकल है, देखिए उसकी मास क्या है, a है और ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है। दूसरा पार्टिकल b है, ठीक है, इसकी भी मास दोनों की इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 है। लेकिन ये जो है इसके साथ कोलिजन करते हैं a के साथ, ठीक है, ये v वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं और a के साथ कोलाइड करते हैं इलास्टिकली। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एक वेलोसिटी के बारे में है, दूसरा मोमेंटम है, तीसरा काइनेटिक एनर्जी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर कोलिजन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। द ऑप्शन ए इज पार्टिकल ए इज स्टिल एट रेस्ट। देखिए कंसेप्ट को समझे पहले, फिर तीनों क्वेश्चन हम विद इन सेकंड्स आंसर कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस है, इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो एक स्पेशल केस है, और केस ये है कि अगर m1 इज़ इक्वल टू m2 हो, अगर दोनों पार्टिकल्स की मास सेम हो तो दोनों की वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएगी। दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होगी, इंटरचेंज होगी। v1 विल बी इंटरचेंज विद v2। जो पार्टिकल ए की वेलोसिटी होगी कोलिजन से पहले वो पार्टिकल बी की हो जाएगी, और जो पार्टिकल बी की वेलोसिटी है वो पार्टिकल ए की हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, अगर दोनों की मास इक्वल है तो पार्टिकल ए अगर इनिशियली रेस्ट में है और पार्टिकल बी मूविंग है तो आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल बी रेस्ट में हो जाएगा और पार्टिकल ए वी वेलोसिटी के साथ मूविंग करेगा। ये कंसेप्ट है। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो क्वेश्चन है कि पार्टिकल ए इज स्टिल एट रेस्ट, नहीं, इसको पार्टिकल बी की वेलोसिटी मिल जाएगी, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है पार्टिकल बी इज स्टिल मूविंग विद वेलोसिटी वी, नहीं, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो पार्टिकल बी पहले मूविंग था, अब वो स्टेशनरी हो जाएगा,
एंड ऑप्शन सी पार्टिकल ए स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी भी ये हमारा करेक्ट आंसर है। कोलिजन के बाद ए पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूविंग स्टार्ट करेगा। अब ए की वेलोसिटी वी है और बी रेस्ट में है आफ्टर द कोलिजन। तो अब मोमेंटम पर आ जाए, वही क्वेश्चन है, मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है। तो पार्टिकल ए मूविंग है और पार्टिकल बी एट रेस्ट है। तो पार्टिकल ए की मोमेंटम नॉन ज़ीरो पी इज इक्वल टू एम वी है और पार्टिकल बी की मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगी। पार्टिकल ए है ज़ीरो मोमेंटम, नहीं, पार्टिकल बी जो है वो पार्टिकल ए वो मूविंग है। पार्टिकल बी है ज़ीरो मोमेंटम, यस ये करेक्ट है। ऑप्शन सी है पार्टिकल ए हैज़ नॉन ज़ीरो मोमेंटम, ये भी करेक्ट है। तो बोथ ए बी एंड सी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी सेम केस है कि पार्टिकल ए मूविंग है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन ज़ीरो हो जाएगी और पार्टिकल बी एट रेस्ट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा अगेन बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन ए गलत इसलिए है कि पार्टिकल ए है ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, नहीं, अब वो मूविंग में है, इसके पास वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन ज़ीरो होगी। ये कंसेप्ट समझे आप लोग, एक स्पेशल केस है उसका इलास्टिक कोलिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल मूविंग इवन आफ्टर द पेडलिंग इज स्टॉप, इट्स एन एग्जांपल। आप एक साइकिल है और अगर हम पेडलिंग को स्टॉप भी करें तो वो मूविंग में आते हैं, तो कौन से लॉ की एग्जांपल है? ये फर्स्ट लॉ की एग्जांपल है। क्यों? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक बॉडी मोशन के स्टेट में है तो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। तो साइकिल के केस में भी इस तरह है कि पहले से वो मूविंग है लेकिन जब पेडलिंग स्टॉप होती है तो स्टिल वो अपने स्टेट को मेंटेन रखता है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉज विल नॉट होल्ड फॉर अ मास मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो कोई भी न्यूटन की लॉ, कोई भी न्यूटन की इक्वेशन, कोई भी क्लासिकल मैकेनिक की इक्वेशन वहाँ पर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 14 है अ बॉडी ऑफ ग्रेटर मास मस्ट आल्सो हैव ग्रेटर इनर्शिया, यस ट्रू। ठीक है, ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया, क्योंकि मास क्या है? क्वांटिटेटिव डिफिनीशन या रिप्रेजेंटेशन है इनर्शिया की। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, यस इट इज़ ट्रू। न्यूटन थर्ड लॉ से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रूव है वो न्यूटन थर्ड लॉ से आती है, तो इट इज़ ट्रू। स्टोन हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम्स, इट्स वेट इज, तो वेट का फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू mg, मास के साथ g की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 40 ग्राम को सबसे पहले हमने केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा किस चीज़ के इक्वल? 0.040 kg, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.392 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज इनर्शियल। ठीक है, जो न्यूटन्स लॉज है या इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है कि या तो वो कम्प्लीटली रेस्ट में है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो हो, उसको हम इनर्शियल बोलते हैं। और अगर नॉन ज़ीरो हो तो नॉन इनर्शियल, वहाँ पर न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होगी। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो नंबर ए, एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम नेचर, ये तो ट्रू है। ठीक है, एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है, तो दोनों की नेचर सेम है। ऑप्शन बी, एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट करते हैं, ये भी ट्रू है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये भी इस डायरेक्शन में है, दोनों एक ही लाइन पर एक्ट करते हैं, तो ये भी ट्रू है। हमें नॉट ट्रू को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन सी, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, ये भी ठीक है, दोनों एक डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती है एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कैंसल। तो ऑप्शन डी है, एक्शन एंड रिएक्शन कैन कैंसल ईच अदर, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स हैव सेम रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के लिए कौन से की रेंज जो है वो सेम होगी, कौन से पेयर ऑफ एंगल्स के लिए? तो जिसकी सम 90 डिग्रीज हो वहाँ उस दोनों की रेंज जो है वो सेम होगी। तो ऑप्शन सी देंगे 75 एंड 15 को अगर आप ऐड करें द रिजल्ट इज 90 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है टू बसेज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली
cross each other while moving in opposite direction. Velocity of one bus relative to other bus is. दो बसेस है, एक की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आर है, दूसरे की 80 किलोमीटर पर आर है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, या एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट क्या हुई। तो जब अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों वेलोसिटीज ऐड होंगे, अगर सेम डायरेक्शन हो तो फिर हम उसको माइनस करेंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो 100 + 80 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आर। अगला क्वेश्चन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स के इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल पी डिवाइडेड बाय टी। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। चलो ये ऑप्शंस तो कुछ और है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, नहीं जीरो तो नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, ये भी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब एक बॉडी मूव करती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज। इनर्शिया की लॉ कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। नंबर ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर बी कंडीशन ऑफ फोर्स इन कांटेक्ट, नंबर सी कंडीशन ऑफ वेरिएबल फोर्स, नंबर डी कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इनर्शिया की लॉ जो है वो कौन से को सेटिस्फाई करती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। ठीक है, अगर नेट फोर्स एक्टिंग जीरो हो तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगी या वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। Which of the following pairs has the same direction always, force और acceleration। ठीक है, दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी। F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगी। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड पर कुछ लिखा ही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट एंड फॉल्स फ्रीली, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स विल बी। फार्मूला मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर। वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 5 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये फार्मूला है हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करे, टी की जगह पर 5 सेकंड्स पुट करे और फिर फाइंड आउट करे तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 49 मीटर पर सेकंड आई थिंक ये करेक्ट होगा या जो भी है, बट प्लीज़ पुट द वैल्यूज़ एंड फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू। ठीक है, जस्ट फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट आउट करें। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 2i + 5j, द वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग विल बी। ये रिपीटिशन है इस क्वेश्चन की। अगर प्रोजेक्शन पर ये वेलोसिटी है तो लैंडिंग पर भी सेम वेलोसिटी होगी, लेकिन सिर्फ ये है कि y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी की उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये +5 -5 हो जाएगा, बाकी यही रहेगी 2i - 5j। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि नेट फोर्स या टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो है। अगर बॉडी पर फोर्स एक्टिंग जीरो हो तो वो अपने स्टेट को मेंटेन रखेगी। गिवन ऑप्शन में से कौन सा पर फोर्स जीरो है, कार एक्सेलरेटिंग जीरो नहीं है, अ बॉल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी यहाँ पर भी फोर्स जीरो नहीं है, सी अ बुक रेस्टिंग ऑन टेबल नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट लॉ की एक एग्जांपल है। Question 14. If the slope of velocity time graph is same for all points on the curve, acceleration is said to be uniform। देखिए स्लोप कब सेम होगा all points के लिए, अगर ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो स्लोप होती है ना, ये हर पॉइंट पर अगर आप चेंज फाइंड आउट करें, अगर कोई भी पोर्शन आप इस स्लोप का ले ले, कोई भी पोर्शन, चाहे आप ये वाला पोर्शन ले ले, चाहे आप ये वाला ले ले, चाहे आप इतना ले ले, इतना ले ले, जितने भी पोर्शन आप लेंगे ना तो सेम हर पॉइंट के लिए इसकी स्लोप की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम चेंज हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, अ मैन इन अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज जीरो। ठीक है, दोनों सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जा रही है तो विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर दोनों की वेलोसिटीज इक्वल टू जीरो हो गई। होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी। ये थे हमारा फर्स्ट चैप्टर फोर्सेस एंड मोशन, जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया और कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।